नमस्कार। पिछले दिनों मैं एक बुक पढ़ रही थी, एलिस पॉवेल की अल्जाइमर डिजीज़ अ गाइड फॉर फैमिलीज एंड केयर गिवर्स। इस किताब में एक केस है जिसमें मिसेस हार्टमन बताती हैं कि उनके हस्बैंड अल्जाइमर डायग्नोस होने के बाद भी बिजनेस के काम कर रहे थे, जैसे लेटर्स भेजना, सैंपल्स भेजना, शिपमेंट्स को वेरीफाई करना। उन्हें और उनके रिलेटिव्स को ये लगता था कि वो लोग बहुत लकी हैं, लेकिन ये सही नहीं था। वो डेली कस्टमर से बात तो कर रहे थे, ऑर्डर्स भी ले रहे थे, लेकिन वो लिफाफों में सैंपल रखना भूल जाते थे या उन्हें गलत एड्रेस पर भेज देते थे या पोस्ट ऑफिस जाते हुए रास्ता भूल जाते थे और लेटर पोस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन वो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे सब पहले की तरह था, और उनकी पत्नी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ये मानना नहीं चाहती थी कि स्थिति इतनी खराब है। वो ये जानबूझकर नहीं कर रही थी, पर ये सब उनके लिए एक रिलीफ की तरह से था। पिछले वीडियो में हमने अल्जाइमर को समझने की कोशिश की थी। एक रिसर्च में बात सामने आई है कि अल्जाइमर के लक्षण शरीर में दिखाई देने से करीब 20 वर्ष या उससे भी पहले ब्रेन में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो जो डिमेंशिया है वो कई प्रकार का होता है, उसमें से एक प्रकार जो कॉमन होता है वो अल्जाइमर्स होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अल्जाइमर्स का लक्षण है शुरुआती, वो है मेमोरी लॉस। रास्ते जो हैं वो भूल जाते हैं, बाथरूम किस तरफ है वो भूल जाते हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहराने लगते हैं, है ना, और समय पूछते हैं। कई बार नींद में कमी हो जाती है या साथ में कुछ साइकेट्रिक इश्यूज भी डेवलप होने लग जाते हैं, जिसमें एंजाइटी है या डिप्रेशन है, और साथ में कुछ साइकोसिस जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। सर, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं कि मेरी मदर को जो है डिमेंशिया डायग्नोस हो गया था 2021 में, और अब 4 साल होने वाले हैं, और उनकी जो कंडीशन उस वक्त थी शुरू में तो उनको ये भी लगता था कि मैं जो बातें भूल जाती थी अब उतना नहीं भूलती हूँ। जिस तरीके के मैं ये प्रोग्राम के लिए क्वेश्चंस तैयार करते हुए जब पढ़ रही थी, तो जितना इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस जो बताए थे हो सकते हैं, वो अभी ट्रीटमेंट की वजह से मुझे लग रहा है कि वो प्रोग्रेशन उनका स्लो हुआ है। वो बताते हैं कि सास बहू में अक्सर इस बात पे झगड़ा होता है कि सास बोलती है कि बहू मुझे खाना नहीं देती है, जबकि वो खाना दे चुकी होती है, और बहू इस बात पर नाराज़ होती है। और लेटर कंडीशंस में जैसे साइकोसिस भी डेवलप हो जाता है, तो वो शक करने लग जाते हैं, है ना, सस्पिशियस हो जाते हैं कि कोई मुझे मारना चाहता है, या घर वालों पे ही शक करने लग जाते हैं, या नौकर नौकरानी पे कोई शक करने लग जाता है। जो लोगों को लगता है एक सिंपल भूलना ही तो है, छोटी सी तो बात है, ये तो बुजुर्ग में होता है, वो अगर अल्जाइमर है तो उसमें कितने सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ये लोग सोच ही नहीं सकते। खुद की जो बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वो इस लेवल की केयर करते करते कभी थोड़ा मानसिक थकान, शारीरिक थकान के साथ साथ थोड़ा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन सा भी फील करते हैं। इतना मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि उसमें वो ऐसी सिचुएशन आए तो उसको कैसे डील। अगर मान लीजिए उसे कोई बीमारी है तो उसका जो रूटीन है दवाओं का उसको फॉलो नहीं कर पाता, तो ऐसे में जो अगर केयर गिवर है वो किस तरीके से हैंडल कर सकता है। अल्जाइमर के बारे में आप और समझना चाहते हैं तो कुछ मूवीज़ भी देख सकते हैं। स्टिल एलिस मूवी है, 2014 में आई थी। ये फिल्म एक प्रोफेसर एलिस हॉवलैंड की कहानी है जिन्हें शुरुआती अवस्था में अल्जाइमर का पता चलता है। अल्जाइमर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा। आप एसएमएस हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक सेंटर में सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। गुड इवनिंग सर, यूडेमोने क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। हम अल्जाइमर पर एक बार फिर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लक्षणों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात कर ली थी। आज मैं चाह रही हूँ कि हम इस विषय को उठाएं कि किस तरीके से लोगों को जब पता चलता है कि उनको इस तरीके की कोई समस्या है तो वो उसे कैसे हैंडल करें। तो जिस बुक की हमने अभी शुरू में बात की, उस बुक में एक और बात कही गई है कि जब किसी व्यक्ति को खुद को ये महसूस होता है, क्योंकि जो अल्जाइमर का शुरुआती स्टेज है उसमें तो उसे अवेयरनेस है कि मेरे साथ कुछ दिक्कत हो रही है, तो जब वो अगर अपने फैमिली मेम्बर्स से कहते हैं कि हमें इस तरीके की दिक्कतें हैं, तो वो फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और वो ये कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो आपकी अब वो एज नहीं है, आप अब यंग नहीं रहे हो। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि शुरुआती लक्षणों को इग्नोर करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस भी है या बहुत शुरुआती लक्षण है, तो उनको इवेलुएट करवा लेना चाहिए, और समय समय पर उनको फॉलो अप विजिट भी होना चाहिए कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर सिम्टम्स में कुछ लक्षणों में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो वो कहीं
प्रोग्रेशन तो नहीं कर रहा है, उस और बढ़ तो नहीं रहा है। इसलिए पीरियोडिकल असेसमेंट आवश्यक हैं और इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी स्टेज पर आपको लगता है। अगर वो प्रारंभिक लक्षण तभी तो पकड़ में आएंगे, तभी हम इंटरवेंशन कर पाएंगे जब हम उसको शुरुआती तौर पे पकड़ पाएंगे। तो ये आवश्यक है कि वो उनको इवैल्यूएट कराया जाए कि वाकई में समस्या गंभीर होने वाली है या साधारण जो एज के साथ में जो नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस है वो है। सर, बीमारी जब बढ़ती है तो पेशेंट ये भी नहीं बता पाता कि वो दर्द में है या दूसरी बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं बता पाता। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, दूसरी बीमारी का साइड इफ़ेक्ट नहीं बता पा रहा, अपना तकलीफ़ नहीं बता पा रहा, या फिर जो उसका, अगर मान लीजिए उसे कोई बीमारी है तो उसका जो रूटीन है दवाओं का उसको फॉलो नहीं कर पाता, तो ऐसे में जो अगर केयर गिवर है वो किस तरीके से हैंडल कर सकता है? देखिए, केयर गिवर का सबसे स्पेशली इन डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के अंदर जो रोल है वो बड़ा पेशेंस वाला रोल है, क्योंकि आपको पता है कि वो सामने वाला व्यक्ति भूल रहा है, तो वो बार बार चीज़ें पूछेगा भी, बार बार आपको रिमाइंड कराएगा कि मुझे दवाई दे दो, लेकिन आपने ऑलरेडी दवाई दे चुके हैं। तो उनको वो चीज़ बार बार आपको बतानी पड़ती है और बहुत ही प्यार से बतानी पड़ती है कि जी आपको हमने 10 मिनट पहले दवाई दे दी है। तो वो उनका जो व्यवहार है वो अगर एम्पैथेटिकली आप उसके साथ व्यवहार करते हैं, लगाव महसूस करते हैं, उनको झिड़कते नहीं हैं, उसका आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, तो डिटेरियोरेशन स्लो होता है और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। सर, जैसे आपने अभी ये बात कही कि वो दोबारा पूछते हैं, मुझे जैसे कि मैंने बताया कि मैंने विविध भारती का एक प्रोग्राम सुना था जिसमें मुझे पता चला था, उसमें वो ये बता रहे थे कि अक्सर उनके पास जो पेशेंट आते होंगे उनमें वो बताते हैं कि सास बहू में अक्सर इस बात पे झगड़ा होता है कि सास बोलती है कि बहू मुझे खाना नहीं देती है, जबकि वो खाना दे चुकी होती है और बहू इस बात पर नाराज़ होती है, पर उनकी लंबे समय तक ये दिक्कतें चलती रहती हैं। ये उन्हें बाद में पता चलता है कि इस बीमारी की वजह से था। जी, तो देखिए, नॉर्मली जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट या कल्चर के अंदर सास बहू के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जब ओल्ड एज आ रही है, प्रोग्रेशन होता है, तो वो डिफरेंसेस कम हो जाने चाहिए और ये हो भी जाते हैं। तो उस मोमेंट तक आते आते वो बहू की बजाय बेटी का रोल ही अदा करने लगती है, और अगर ऐसा नहीं है तो करना चाहिए, क्योंकि जो सामने ओल्ड एज वाला पेशेंट है जिसकी मेमोरी अब ठीक नहीं काम कर रही है, उससे उम्मीद करना थोड़ा सा कम लाजमी है। तो बेटर ये है कि हम उनकी समस्याओं को एम्पैथेटिकली समझें और सीरियस नोट पे उनको जो है वो समझा जाए और इवैल्यूएशन किया जाए। सर, पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लिकेशंस पर बात नहीं की थी, वो रह गए थे, तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार ये बताएं कि अल्जाइमर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए, आप समझिए कि अगर याददाश्त नहीं हो रही है और याददाश्त के साथ साथ में उनका कॉग्निशन डिक्लाइन हो रहा है, तो वो एनालाइज करने में और निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं है, और तो इन चीज़ों से जो चीज़ें बनती जाती हैं वो सीवियरिटी होती है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो शुरुआत में कोई बिल भरना भूल गए हैं तो बिजली कट सकती है ना, टेलीफोन का बिल वो है तो टेलीफोन बंद हो सकता है, या कहीं पे किसी की फ़ीस जमा करानी है वो नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से सामने वाला आप पे आरोप प्रत्यारोप करता है, आप इमोशनली डिस्टर्बेंस होते हैं। तो मोटे तौर पे ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो व्यवहार में भी परिलक्षित होने लगती हैं। व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगता है या उदास होने लगता है या उसको घबराहट होने लगती है, तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके बाद में जो बिहेवियरल इश्यूज़ में जब रास्ता भूल जाएगा तो भटक जाते हैं, भटक गए, कहीं घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, उनकी स्पीड में एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि इतनी स्पीड से कौन व्यक्ति आ रहा है, तो एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, फॉल प्रोन हो जाते हैं, तो ट्रॉमा वगैरह हो सकते हैं। उसके अलावा लेटर कंडीशंस में जैसे साइकोसिस भी डेवलप हो जाता है, तो वो शक करने लग जाते हैं, है ना, सस्पिशियस हो जाते हैं कि कोई मुझे मारना चाहता है, या घर वालों पे ही शक करने लग जाते हैं, या नौकर नौकरानी पे कोई शक करने लग जाते हैं कि ये चोर रहे हैं, चुराए मतलब कुछ चोरी वगैरह कर रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशन की स्टेज में आने पे जब हम वो खुद की
जो बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो सॉइलिंग वगैरह हो जाती है, बैथिंग प्रॉपर नहीं होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं टाइम से ले पाते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फिज़िकल इलनेसेस के, शुगर फ्लक्चुएशन या बीपी फ्लक्चुएशन, इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारे तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मतलब जो लोगों को लगता है एक सिंपल भूलना ही तो है, छोटी सी तो बात है, ये तो बुजुर्ग में होता है, वो अगर अल्जाइमर है तो उसमें कितने सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ये लोग सोच ही नहीं सकते। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि अल्जाइमर के पेशेंट जो हैं वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, वो लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते और कई बार ये भी होता है कि वो भीड़ भाड़ या ज़्यादा शोर में उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे में उनको किस तरीके से उनके जो केयर गिवर हैं, फैमिली वाले हैं, उनको बेटर फील करवाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि उनके साथ में समय बिताएं और उनका अपना बन के ही समय बिताएं। दूसरा, आप उनके साथ में जब भी रहते हैं तो जो ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं या उनके ब्रेन को एक्टिव रखने की जो तरकीबें हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि घर में टॉयलेट का रास्ता हम एरो मार्क कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, है ना। बाहर का रास्ता हम एरो मार्क कर सकते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनके साथ में जा सकते हैं, आई कार्ड वगैरह या वो आप उनके साथ में लगा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं, उनके समय से खाने पीने का समय से ध्यान रख सकते हैं और उनको टाइम टू टाइम जो भी फॉलोअप विजिट्स हैं डॉक्टर की वो भी करवा सकते हैं। तो कुल मिला के ये कि हम जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं, एक छोटे बच्चे का जब वो बड़ा हो रहा होता है उस वक्त जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है लगभग वही रिक्वायरमेंट हमारी अभी होती हैं और वो रिवर्स हो जाती हैं। सर, जैसे आपने अभी बताया कि ये जो हैं उनके वो समझ नहीं पाते, तो अगर वो बातों को समझ ही नहीं रहे हैं तो उनसे कोई किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा? देखिए, ऐसा नहीं कि वो जैसे उस वक्त बात करते समय जो शब्द हैं वो सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा, हमारे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम थोड़ा लाउडर रखना होता है, स्पीड को थोड़ा धीरे रखना होता है ताकि वो उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर सकें। और ख़ासकर जब कोई लोकल लैंग्वेज अगर घर में यूज़ करते हैं या वो व्यक्ति जिस भाषा का पहले प्रयोग करता था उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसे समझने में आसानी होती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई मारवाड़ी घर में बात करते हैं या बोलते रहते हैं, उस व्यक्ति से अगर हम मारवाड़ी से में बातचीत करेंगे लेटर ऑन तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है वो चीज़। तो भाषा का ध्यान रखना है या गेस्चर्स उनके समझने हैं, तो जितना भी वो समझ पाते हैं जिस भी तरीके से वो हमें अप्लाई करना चाहिए, उसमें शॉर्टकट नहीं करने चाहिए। सर, जैसे कि इन पेशेंट्स के साथ ये भी होता है कि डॉक्टर्स अगर उनसे मिलेंगे तो ये बोलते हैं कि आप इनको लोगों से मिलना जुलने के लिए ले जाइए, चाहिए पार्क में भी कहीं तो, लेकिन अगर ये पेशेंट जाना ही नहीं चाहते तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? जैसे जो डिटेरियोरेशन होता है वो यूजुअली टाइम प्लेस पर्सन इसी सीक्वेंस में होता है। पर्सन से जो इनका डिसोरिएंटेशन होता है वो लेट होता है या बाद में होता है। तो सबसे अहम बात ये कि पहले शुरुआत में हम जो परिचित चेहरे हैं, जो फेमिलियर लोग हैं फैमिली के या आसपास के, पहले उनके साथ में हम उनसे उनकी मुलाकात कराएं और धीरे धीरे हम उनको थोड़ा आगे बढ़ाएं और एक ही बार में हम पूरा नहीं करके धीरे धीरे ग्रेजुअल हम उसको करें कि पहले हम सिर्फ थोड़ा बाहर तक गए, अपने जानकार एक व्यक्ति से उनकी पहचान हुई या बात कराई, फिर आप वापस आ गए, अगले दिन उसको थोड़ा फर्दर आगे बढ़ाया। तो इस तरह से ग्रेजुअल लोगों के बीच में हम लेकर जाएं। और यहाँ ये भी जानना ज़रूरी होगा कि कोमॉर्बिडिटी में कोई डिप्रेशन या इस तरह की बीमारी तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसका भी साथ में इलाज करवाएं, जिससे कि उनमें बाहर मिलने की या एंटरटेनमेंट की कुछ थोड़ा मन अच्छा हो, उनका मूड बेटर हो, तो वो इसकी वजह से अगर बच रहे हो तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और केवल अल्जाइमर्स की वजह से होगा तो उसको ग्रेजुअल धीरे धीरे उनसे मिलाया जाए। तो जैसे कि हमने बात शुरू की थी उस बुक से जो कि बेस थी केयर गिवर्स और फैमिली पर,
कि वो किस तरीके से केयर कर सकते हैं। तो उसमें जैसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये चीज़ उसमें से निकल के आ रही थी कि जो केयर गिवर्स होते हैं वो अक्सर, क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत धैर्य वाला काम है, लेकिन सबकी लाइफ आजकल इस तरीके की हो गई है कि वो अल्टीमेटली वो इस लेवल की केयर करते करते कभी थोड़ा मानसिक थकान, शारीरिक थकान के साथ साथ थोड़ा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन सा भी फील करते हैं। इतना मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि उसमें वो ऐसी सिचुएशन आए तो उसको कैसे डील कर सकते हैं। देखिए, आप दूसरे को बेटर फील कराने के लिए या उनका ख्याल रखने के टाइम ये भी ज़रूरी है कि आपके एक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो भी हेल्दी हों। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना स्वयं का भी ख्याल रखें। आप अपनी जो रेगुलर स्लीप है, डाइट है, टाइम मैनेजमेंट है, उसको लेते रहें। आप अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हो सकता है कि आप उनके साथ क्लब कर दीजिए उन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, तो आप भी फ्रेश फील करते हैं, आप भी एनर्जाइज्ड फील करते हैं। आपकी अपने इमोशंस किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ पे आप उनको शेयर करिए कुछ समय के लिए, आप वहाँ से अपना टाइम निकाल के। तो ये मैनेज करना है और अपना स्वयं का ध्यान, अपनी खुद की मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना होगा। सर, तो हमने ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 2 वीडियो अल्जाइमर पर बनाए, इन सबको अगर हम आपसे कहें कि आप एक बार संक्षेप में व्यूअर्स के लिए मैसेज अगर कुछ दें तो क्या देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिमेंशिया, उनको पहले आइडेंटिफाई करें। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, पेशेंट के साथ में बहुत एपैथेटिकली बिहेव करें, उनको लाइट एक्सरसाइजेज कराएं और उनके साथ प्यार से वार्तालाप या संवाद स्थापित करें और टाइम टू टाइम उनका जो फॉलोअप विजिट्स हैं वो करवाएं और मेडिसिन्स दें और कोशिश करें कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकें। थैंक यू सो मच सर, आप अपना इतना बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दे रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच कीर्ति जी, आपने इतना टाइम हमें दिया। अल्जाइमर के बारे में आप और समझना चाहते हैं तो कुछ मूवीज़ भी देख सकते हैं। स्टिल एलिस मूवी है, ये 2014 में आई थी। ये फिल्म एक प्रोफेसर एलिस हॉवलैंड की कहानी है जिन्हें शुरुआती अवस्था में अल्जाइमर का पता चलता है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे बीमारी उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को प्रभावित करती है। एक दूसरी मूवी आप देख सकते हैं, ये मूवी ब्लैक है, ये हिंदी मूवी है। ये मूवी एक ब्लाइंड और डेफ बच्चे मिशेल की कहानी है जिसे उसके एक शिक्षक जीने का सलीका सिखाते हैं और फिल्म के एंड में शिक्षक को अल्जाइमर हो जाता है और मिशेल उनकी देखभाल करती है। अवे फ्रॉम हर, ये मूवी 2006 में आई थी। ये फिल्म एक एल्डरली कपल की कहानी है। इसमें पत्नी फियोना को अल्जाइमर हो जाता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वो अपने हस्बैंड ग्रांट को भूल जाती है और नर्सिंग होम के एक मरीज़ के साथ जुड़ाव महसूस करने लगती है। आइरिस, ये मूवी ब्रिटिश लेखिका आइरिस मर्डोक के जीवन पर आधारित है जिन्हें अल्जाइमर हो जाता है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे इस बीमारी ने एक प्रतिभाशाली महिला के जीवन को प्रभावित किया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अल्जाइमर के बारे में जानकारी की बहुत कमी है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग खुद में और अपने फैमिली मेम्बर्स में अगर मेमोरी लॉस के कुछ अर्ली सिम्टम्स देखते हैं तो उनके बारे में सचेत रहें। सिम्टम्स जैसे कि चीज़ों के या परिचितों के नाम भूलना, सामान रखकर भूल जाना, शुरू में लोग शब्द भूलते हैं, फिर ग्रामर भूलते हैं। कुल मिलाकर जिस सीक्वेंस में एक बच्चा सीखता है ये उसी सीक्वेंस में सीखी हुई चीज़ों को भूलने लगते हैं। लेकिन अगर जानकारी होगी तो वो भविष्य में होने वाले बहुत से कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर और अपने आसपास के बुजुर्गों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।